Welcome back, students. Again, in my YouTube channel, we are studying chapter 6 in Indian economic development. This chapter is related to the economic reforms initiated in 1991. It is the third part of this chapter. In this part, we will study about globalization. It is the third term of LPG policy, G for globalization. Hope you are enjoying. Let's start today's topic. यस स्टूडेंट, जो एलपीजी पॉलिसी है इसमें जो थर्ड टर्म है वो अपना है ग्लोबलाइजेशन। अब अपने पास जो पॉलिसी है वो एलपीजी, तो आपने लिबरलाइजेशन पढ़ा, पी फॉर प्राइवेटाइजेशन है, जी फॉर ग्लोबलाइजेशन। देन व्हाट डू वी मीन बाय ग्लोबलाइजेशन? अब ग्लोबलाइजेशन का मतलब क्या था? सिंपल, आपने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा है। इट मीन्स द इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंट इकोनॉमी। Integration of the Indian economy with other countries' economy is known as globalization. Under this process, government जो भी restriction है import export पे उसको remove करता है और government allow the other countries, multinational corporation को हमारे देश में आने से वो restriction हटाता है। तो आफ्टर 1991 काफ़ी सारी मल्टीनेशनल कंपनीज हमारे कंट्रीज में आई। वो चाहे पहले FDI था, फिर FII के अलाउ किया गया। FDI में क्या था? फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है, ये बाद में किया गया। पहले FII फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट को स्टार्ट किया गया। मतलब जो इनिशियली 1991 के बाद हुआ था कि कोई भी फॉरेन कंपनी अगर इंडिया आती है तो कोलैबोरेशन उसको करना पड़ेगा किसी इंडियन कंपनी के साथ। तो यहाँ कुछ एग्जाम्पल मैं बता देता हूँ, जैसे एस्कॉर्ट और यामा, ये दोनों कंपनीज मिली, मारुति सुजुकी आपस में मिली, हीरो होंडा, तो ये कोलैबोरेशन था। तो महिंद्रा के साथ भी फोर्ड मोटर कंपनी ने स्टार्ट किया। पर रिसेंटली जब FDI अलाउ कर दिया गया है, देन नाउ दे आर सेपरेट कंपनीज। अब आपको हीरो की बाइक मिलेगी और होंडा की सेपरेट मिलेगी, तो ये सब अलग हो चुकी हैं। तो FII के अंदर ये थे। तो लेट्स स्टार्ट। व्हाट इज ग्लोबलाइजेशन? Globalization mean integrating the economy of the country with the economy of other countries under conditions of free flow of trade and capital across border, ताकि जो फ्री फ्लो और ट्रेड का वो डिफरेंट कंट्रीज में और कैपिटल का फ्लो भी बिना किसी रिस्ट्रिक्शन के हो। सो इट इज़ अ क्लियर डेफिनेशन ऑफ द ग्लोबलाइजेशन। अगेन नीचे आ रहा है समराइज। ग्लोबलाइजेशन में बी डिफाइंड एज द प्रोसेस ऑफ एसोसिएट विद इंक्रीजिंग ओपननेस। मतलब इसमें ओपननेस इंक्रीज होता है कि सब कुछ खुला हुआ था, देयर इज नो बैरियर रिस्ट्रिक्शन, ग्रोइंग इकोनॉमिक इंटरडिपेंडेंस एंड डीपनिंग इकोनॉमिक इंटीग्रेशन इन द वर्ल्ड इकोनॉमी। मतलब इंडियन इकोनॉमी का जो था बिल्कुल फ्यूजन जो था वो इंटरनेशनल इकोनॉमी के साथ था, डिफरेंट कंट्रीज के साथ यहाँ हो गया। इकोनॉमिक रिफॉर्म एम एट द इंटीग्रेटिंग द इंडियन इकोनॉमी विद द ग्लोबल इकोनॉमी। तो यहाँ जो रिफॉर्म था, अगर आप ग्लोबलाइजेशन को एज अ रिफॉर्म देखेंगे तो इसका मतलब क्या था कि इंडियन इकोनॉमी को ग्लोबल इकोनॉमी के साथ इंटीग्रेट करना। एज अ रिजल्ट देयर विल बी अ अनरिस्ट्रिक्टेड फ्लो ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज, टेक्नोलॉजी एंड एक्सपर्टीज बिटवीन इंडिया एंड रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। तो इसके अंदर इंडिया का जो इंटीग्रेशन हुआ कैसे हुआ कि हमको कहीं से भी टेक्नोलॉजी हम इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर सकते हैं, सर्विसेज गुड्स हम ले सकते हैं विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शन रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से। पर्टिकुलरली इट इज एक्सपेक्टेड दैट कैपिटल एंड टेक्नोलॉजी विल फ्लो फ्रॉम द डेवलप्ड कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड टुवर्ड्स इंडिया। और मेनली क्या था, जो हमसे ज़्यादा डेवलप्ड कंट्री थे तो वहीं से हम टेक्नोलॉजी को इंपोर्ट कर सकेंगे। ये रिस्ट्रिक्शन बैरियर ये वहाँ की कंपनीज हमारे यहाँ इन्वेस्ट कर सकेंगी। जो हमसे लेस डेवलप कंट्री है वहाँ तो इंडिया को एक्सपोर्ट करना था, जो भी हमारे पास टेक्नोलॉजी है जो भी हम कर सकते हैं। यू आर सीइंग द पिक्चर। ये पिक्चर क्लियरली आपको बताता है किस तरीके से इंटीग्रेशन हुआ है जो अलग अलग देशों में। एक पिक्चर मैसेज है आपके लिए। तो यह बॉक्स आता है, ग्लोबलाइजेशन इनफैक्ट इज द आउटकम ऑफ द पॉलिसीज ऑफ लिबरलाइजेशन एंड प्राइवेटाइजेशन। तो ग्लोबलाइजेशन किसका आउटकम रहा है? जो हमारी एलपीजी पॉलिसी में लिबरलाइजेशन और प्राइवेटाइजेशन का आउटकम हम इसे कह सकते हैं। एट द इंटरनेशनल लेवल इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ ब्रिंगिंग द वर्ल्ड इकोनॉमिक्स। मतलब वर्ल्ड जो इकोनॉमीज हैं उसको इंडिया के साथ जोड़ना था, इकोनॉमिकली एंड सोशली क्लोजर टू ईच अदर इन अ मैनर ऑफ सच दैट ईच कंट्री बिकम द एलिमेंट ऑफ
ग्लोबल ग्रोथ। तो यहाँ ऐसा नहीं है कि और कंट्रीज की जो इकोनॉमी है, कंपनीज हमारे देश आएंगी तो हमें ही फायदा होगा। इट इज़ एक्चुअली द बेनिफिट ऑल द इकोनॉमिक्स, एंटायर जो ग्लोबल इकोनॉमी है, पूरे देशों की इकोनॉमी, उन सभी को इससे फायदा होता है। नाउ आउटसोर्सिंग, यहाँ जो बिजनेस आउटसोर्सिंग की जो बात करती है ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। व्हाट इज आउटसोर्सिंग, इस पे कई बार पर्टिकुलर क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इसका फर्स्ट पॉइंट है, दिस इज अ इंपॉर्टेंट आउटकम ऑफ द प्रोसेस ऑफ ग्लोबलाइजेशन। तो जब ग्लोबलाइजेशन अलाउ होता है तो इसका एक जो मेन इंपॉर्टेंट आउटकम आता है वो है आउटसोर्सिंग। सेकंड जो पॉइंट है, इट रेफर्स टू अ सिस्टम ऑफ हायरिंग बिजनेस सर्विसेज फ्रॉम द आउटसाइड वर्ल्ड। These services include call center, transcriptions, clinical advice, teaching, coaching and like ऐसी सर्विसेज होती हैं। आउटसोर्सिंग का मतलब होता है आप अपना काम किसी दूसरे देश में किसी कंपनी से करवा रहे हैं, ठीक। जैसे इफ़ यू हैव अ टेक्नोलॉजी, आपके पास बढ़िया टेक्नोलॉजी, ऑल द इंस्ट्रूमेंट, अब आप उसका असेंबल जो है किसी और कंट्री में करवा रहे हैं। रीज़न क्योंकि वहाँ आपको कॉस्ट प्राइस कम होता है, लेबर कम है। तो आप अपने जैसे कॉल सेंटर है, अगर आज आप कोई बिजनेस सेटअप करते हैं तो आपको कॉल सेंटर चाहिए, तो आप ये कॉल सेंटर का सर्विस कहीं भी दे सकते हैं किसी कंट्री में, वो अदर कंट्री से हैंडल कर लेंगे। जैसे अब कई सारे जियो मार्ट है, उसका भी कस्टमर केयर है, फ़ोन पे है, जो भी मोबाइल एप्लीकेशन से जितने भी जो आपको कॉल सेंटर वाली जो सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, कस्टमर केयर वाली, तो वो क्या होता है एक्चुअली इट इज़ नॉट इन इंडिया। जरूरी नहीं है वो इंडिया में, वो किसी भी अब्रोड किसी कंट्री में हो सकता है। तो आप वहाँ उनको ये दे सकते हैं कि हमने नया सेटअप किया है, आप हमारे लिए कॉल सेंटर की सर्विस दें। तो पर्टिकुलर नंबर आपको कस्टमर केयर का दे देते हैं, और वहाँ सभी ऑप्शन होते हैं सभी लैंग्वेजेस के, क्योंकि आजकल कोई भी कंपनी मल्टीनेशनल कंपनी होती है, कई देशों में काम करती है। तो कॉल सेंटर में क्या आता है, भाषा चुनने का ऑप्शन आता है, ठीक। तो आप अगर इंडिया में तो आप हिंदी चुन सकते हैं, इंग्लिश चुन सकते हैं, मराठी, गुजराती, कोई भी। तो ये आउटसोर्सिंग होता है बिजनेस। थर्ड पॉइंट आता है, इंडिया इज इमर्जिंग एज द इम्पॉर्टेंट डेस्टिनेशन ऑफ आउटसोर्सिंग, पर्टिकुलरली बिजनेस प्रोसेस जो आउटसोर्सिंग है बीपीओ, इसके लिए इंडिया एक बेहतर ऑप्शन है वर्ल्ड में। दिस इज बिकॉज ऑफ टू इम्पॉर्टेंट रीजन। तो इंडिया जो बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग का जो एक बढ़िया हब बना हुआ है, इसके दो रीजन है। पहला, अवेलेबिलिटी ऑफ चीप लेबर इन इंडिया। अब इंडिया में अनएम्प्लॉयमेंट वाली समस्या रहती है, लोगों को जॉब नहीं मिलता, तो रिलेटिवली अदर कंट्रीज अगर इंडिया वाला कोई जॉब करता है तो वो कम वेजेस पे काम करता है। तो चीप लेबर वाला एक पॉइंट रहता है कि अगर कोई कंपनी यहाँ आके अपना आउटसोर्सिंग करती है तो उसका कॉस्ट प्राइस कम हो जाएगा। सेकंड है अ रेवोल्यूशनरी ग्रोथ ऑफ आईटी इंडस्ट्रीज इन इंडिया। इंडिया में जो रेवोल्यूशनरी ग्रोथ हुआ है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का, जिसमें बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, जिसमें नंबर 1 पे इन्फोसिस का नाम है, बेंगलोर जो है हमारा आईटी कैपिटल बना हुआ है। तो ये भी एक रीज़न है। तो दो रीज़न है यहाँ पे कि जो इंडिया फेवरेबल आउटसोर्सिंग का जो डेस्टिनेशन बना हुआ है। पॉलिसी स्ट्रेटेजी प्रमोटिंग ग्लोबलाइजेशन ऑफ द इंडियन इकोनॉमी। तो ग्लोबलाइजेशन को प्रमोट करने के लिए इंडिया की क्या स्ट्रेटजी रही, क्या पॉलिसी रही? फॉलोइंग आर द सम इम्पोर्टेंट पॉलिसी स्ट्रेटजी दैट हैव इन्फ्लुएंस द प्रोसेस ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑफ इंडियन इकोनॉमी। नंबर 1 इसमें आता है इंक्रीज इन द इक्विटी लिमिट ऑफ फॉरेन इन्वेस्टमेंट। फर्स्ट ऑफ ऑल जो ग्लोबलाइजेशन को प्रमोट करने के लिए गवर्नमेंट ने एक्शन लिया, उसमें यह था कि जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट की जो पहले लिमिट थी उसको इंक्रीज कर दिया गया। इक्विटी लिमिट ऑफ फॉरेन कैपिटल इन्वेस्टमेंट हैव बीन रेज्ड, इसको बढ़ाया गया फ्रॉम द इनिशियल 40% तक था, इट नाउ रेंज बिटवीन 51 to 100। पहले इसको 40% तक लिया गया, मतलब भी किसी भी कंपनी में अगर फॉरेन कंपनी इन्वेस्ट करती है तो ही कैन नॉट इन्वेस्ट मोर देन 40%, बट अब इसको 51 से 100 तक कर दिया गया है। इन 47 हाई प्रायोरिटीज इंडस्ट्रीज, कुछ 47 जो इंडस्ट्रीज थी हाई प्रायोरिटी वाली, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट टू द एक्सटेंड 100%, उसमें 100% तक फॉरेन इन्वेस्टमेंट कर दिया गया, मतलब एफडीआई कर दिया गया, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। तो अगर 100% कोई कंपनी करेगी तो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट हो गया, मतलब अब कोई भी फॉरेन कंपनी आके वहाँ अपना नया सेटअप कर सकती है, अपना खुद का नया जो प्रोडक्शन यूनिट खोल सकती है। गवर्नमेंट उनको ज़मीन प्रोवाइड करेगी, जो सीज होते हैं स्पेशल इकोनॉमिक जोन जो हैं वो क्रिएट किए गए हैं गवर्नमेंट के जरिए।
allowed without any restriction and red tapeism। जो रेड टेपिज्म होता है, लाल फीताशाही, मतलब किसी की हुकूमत नहीं चलेगी और वो कंपनी फ्री होके अपना काम कर सकती है। द कंपनी कैन टेक हिज ओन डिसीजन रिगार्डिंग प्रोडक्शन फ्रीली, नोबडी कैन इंटरप्ट। तो ये रेड जो टेपिज्म है, लाल फीताशाही, इसको भी रिमूव किया है। एक्सपोर्ट ट्रेडिंग हाउस also have been allowed foreign capital investment up to the 100%। जो एक्सपोर्ट ट्रेड हाउस है also been allowed foreign capital, उनको foreign capital में अलाउ कर दिया गया है। तो यहाँ पे जैसे कुछ वर्ड है, अगर आपके पास ये देखेंगे रेड टेपिज्म को अगर आप हाईलाइट कर लेते हैं किसी भी तरीके से, तो यहाँ इसके जो मीनिंग है इसको आप स्पेशली देख पाएंगे, इसको खास तौर पे आप की फीचर मानते हुए पढ़ लें। तो एक्सपोर्ट ट्रेडिंग हाउस है, वहाँ भी 100% इन्वेस्टमेंट कर दिया। हाउएवर फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट, फेमा इसका शॉर्ट नेम याद रखें, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट है, हैज़ बीन एनफोर्स, इसको लागू किया गया। कंप्लायंस विद फेमा हैज़ बीन अकॉर्डेड हाई प्रायोरिटी। तो ये अब एक एक्ट लाया गया ग्लोबलाइजेशन को प्रमोट करने के लिए, तो ये आपको याद रखना है। सेकंड है पार्शियल कन्वर्टिबिलिटी। जो पार्शियल कन्वर्टिबिलिटी क्या था, टू अचीव द ऑब्जेक्टिव ऑफ ग्लोबलाइजेशन पार्शियल कन्वर्टेबिलिटी ऑफ इंडियन रुपीज हैव बीन अलाउड फॉर द फॉरेन ट्रांजैक्शन। तो इंडियन रुपीज में ट्रांजैक्शन जो फॉरेन कर कैपिटल का था वो भी पॉसिबल किया गया। इससे क्या होगा, फर्स्ट जो इसका पॉइंट आता है अपने पास, इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट ऑफ गुड सर्विसेज, इससे ये इंक्रीज होंगे। पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट और डिविडेंड ऑफ इन्वेस्टमेंट, इसमें ट्रांसफर जो कन्वर्टेबिलिटी को लागू किया गया। थर्ड था रिमेटिनेस टू मीट फैमिली एक्सपेंसेस इज कॉल्ड पार्शियल कन्वर्टिबिलिटी बिकॉज इट डज नॉट कवर कैपिटल ट्रांजेक्शन। अब जैसे कोई विदेशों में काम करता है, अपने फैमिली को पैसा भेजता है, तो वो वहां से उस फॉरेन करेंसी को कन्वर्ट करके रुपीज में यहाँ भेज सकता है। यहाँ बॉक्स में आता है टैरिफ एंड नॉन टैरिफ बैरियर। टैरिफ बैरियर मेनली रेफर टू द बैरियर्स ऑन इंपोर्ट थ्रू हाई इंपोर्ट ड्यूटीज। हाई इंपोर्ट ड्यूटीज के जो बैरियर थे, इससे मतलब होता है टैरिफ बैरियर का। नॉन टैरिफ बैरियर जो है जनरली रेफर टू क्वेटा बैरियर्स। नॉन टैरिफ जो बैरियर्स हैं उनमें क्वेटा बैरियर्स आते हैं कि आपका जो इंपोर्ट का क्वेटा था उसको गवर्नमेंट ने पहले लगाया हुआ था, तो वो भी यहाँ पे किसी न तरीके से रिमूव किया गया था। टू प्रमोट द ग्लोबलाइजेशन, partial convertibility refer to the sale and purchase of foreign currencies at the market price। तो यह पार्शियल कन्वर्टिबिलिटी का मतलब था कि गवर्नमेंट जो है अब फॉरेन जो करेंसी है उसको कहीं ना कहीं खरीदेगी, मतलब उसको कन्वर्ट कर देगी। अगर आप विदेशों से पैसा लाते हैं तो उसको कन्वर्ट करा सकते हैं इंडियन रुपीज में। अगर इंडियन रुपीज को किसी कंट्री में लेके जाते हैं तो वहां पे वो उस करेंसी में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये क्यों किया गया, ग्लोबलाइजेशन को प्रमोट करने के लिए, ताकि अगर कोई फॉरेन कंपनी इंडिया में अपनी करेंसी को इन्वेस्ट करना चाहती है तो वो गवर्नमेंट जो है आरबीआई उसको तुरंत रुपीज में कन्वर्ट कर देगा, क्योंकि इंडिया में तो रुपीज ही इन्वेस्ट होगा ना। नंबर थर्ड है लॉन्ग टर्म ट्रेड पॉलिसी। ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इन comforting the economic reform foreign trade policy is enforced for a long duration। इसको लंबे टाइम तक लागू किया गया, नियरली 5 ईयर, इम्प्लाइंग दैट इट इज लिबरली पॉलिसी। क्योंकि ये एक लिबरल पॉलिसी थी तो 5 साल के लिए इसको लॉन्ग टर्म बनाया गया। अंडर दिस पॉलिसी ऑल रिस्ट्रिक्शन एंड कंट्रोल ऑन फॉरेन ट्रेड हैव बीन रिमूव्ड। फॉरेन ट्रेड से सारे के सारे जो बैरियर थे उसको रिमूव किया गया। ओपन कंपटीशन इज इनकरेज, और सभी कंपनीज या प्रोडक्शन यूनिट को जो फ्री कंपटीशन में लाया गया उसको इनक्रीज किया गया। मतलब अब किसी भी तरीका का जो डोमेस्टिक इंडस्ट्री का जो प्रोटेक्शन था उसको रिमूव कर लिया गया। बैरियर बियरिंग सम स्पेसिफिक गुड्स, मोस्ट गुड्स आर ट्रेड फ्री ऑफ रिस्ट्रिक्शन। कुछ चीज़ों को छोड़ के जो बाकी जो गुड्स थी उन सबको ट्रेड फ्री, रिस्ट्रिक्शन मतलब रिस्ट्रिक्शन को रिमूव करके क्या फ्री ट्रेड होगा इनका, इस तरीके की व्यवस्था की गई। अब यहाँ बॉक्स आता है बायलैटरल एंड द मल्टीलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट। बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट रेफर टू द ट्रेड एग्रीमेंट ऑफ वन कंट्री विद द अदर कंट्री। ये जो एग्रीमेंट होते हैं दो कंट्रीज के बीच में साइन होते हैं, और दीज आर द ट्रेड एग्रीमेंट बिटवीन एनी टू कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड। ठीक,
और मल्टीलेटरल ट्रेड एग्रीमेंट है, रेफर टू द ट्रेड एग्रीमेंट ऑफ द वन कंट्री विद मैनी कंट्रीज। ये एग्रीमेंट एक कंट्रीज के कई दूसरे कंट्रीज के साथ एक साथ साइन किए जाते हैं। दीज आर ट्रेड एग्रीमेंट अमंग मैनी कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड। तो यहां भी एमसीक्यू क्वेश्चन पूछ सकते हैं, तो ये भी टर्म आपको याद रखना इंपॉर्टेंट टर्म है। नंबर 4 पॉइंट आता है रिडक्शन इन टैरिफ। ये सिंपल है कि जो पहले इंपोर्ट टैक्स थे, इंपोर्ट ड्यूटीज थी, एक्सपोर्ट पे लगते होंगे, तो उन बैरियर्स को, जो उन टैक्सेस को, टैरिफ को कम किया गया इन ऑर्डर टू इनकरेज द कॉम्पिटिटिवनेस। टैरिफ बैरियर हैव बीन विड्रॉन ऑन मोस्ट गुड्स एंड ट्रेडेड बिटवीन इंडिया एंड रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। इंडिया और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के बीच में जो भी गुड्स और सर्विसेज का ट्रेड होता था, उसमें से अब टैरिफ जो था, टैक्स को, अमाउंट को कम कर दिया गया। नंबर 5 पॉइंट आता है विड्रॉवल ऑफ क्वांटिटिव रिस्ट्रिक्शन। जो क्वांटिटिव रिस्ट्रिक्शंस लगे हुए थे कि इतनी क्वांटिटी से ज़्यादा इंपोर्ट नहीं होगा, एक्सपोर्ट नहीं होगा, उनको भी रिमूव कर दिया गया। सिंस 2001 द क्वांटिटिव रिस्ट्रिक्शंस ऑन ऑल इंपोर्ट आइटम हैव बीन टोटली विड्रॉन। 2001 तक टोटली इनको रिमूव कर लिया गया। This is in conformity with India's commitment to WTO। जो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के साथ इंडिया का कमिटमेंट हुआ था, वर्ल्ड ट्रेड जो ऑर्गेनाइजेशन ने कहा था कि आप जो सभी रिस्ट्रिक्शंस हैं क्वांटिटी उनको हटा लीजिए, तो इंडिया ने उस कमिटमेंट के तहत इनको रिमूव कर लिया 2001 तक कंप्लीटली। तो ये 5 पॉइंट थे। अब इसके बाद हमने बात जो एक इंपॉर्टेंट चीज आती है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, इसके बारे में कुछ हाईलाइट फीचर देखते हैं। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन इज एक्सपेक्टेड टू प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन कॉन्टेक्स्ट टू ग्लोबलाइजेशन ऑफ द वर्ल्ड। क्योंकि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन संस्था है जो ऑल ओवर द वर्ल्ड काम करती है, तो इनने सभी कंट्रीज को जो दिशा निर्देश दिए, जो गाइडलाइंस थी, उसके तहत सभी को रिस्ट्रिक्शन हटाने थे। इसका एक मेन जो ऑब्जेक्टिव था वो किनका कहना था कि द रिसोर्सेज आर नॉट इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड। अब ज्योग्राफिकली जो रिसोर्सेज है, कुछ कंट्रीज में बहुत अच्छे रिसोर्सेज है, किसी में किस रिसोर्स की कमी है, तो यहाँ ये दिक्कत आती थी कि अगर आप रिस्ट्रिक्शन लगाओगे तो अदर कंट्रीज कैन नॉट टेक द बेनिफिट ऑफ दोज रिसोर्सेज विच आर नॉट प्रेजेंट इन दियर कंट्रीज। जैसे जापान में नेचुरल रिसोर्सेज बहुत कम है, ईरान इराक में पेट्रोलियम खूब मिलता है, तो दूसरे रिसोर्सेज कम है। तो यहाँ रिस्ट्रिक्शन हटाने से क्या होगा कि हम गल्फ कंट्री से इजीली पेट्रोलियम को इंपोर्ट कर सकते हैं एंड अदर गुड्स जो उनको चाहिए वो हम एक्सपोर्ट कर सकते हैं। इम्पैक्ट ऑफ WTO ऑन द इंडियन इकोनॉमी पे क्या असर पड़ा, ये इंपॉर्टेंट होगा। इसमें फर्स्ट पॉइंट आता है इट इज एक्सपेक्टेड दैट WTO विल ऑफर ग्रेटर एक्सपोर्ट अपॉर्चुनिटीज टू द इंडियन इकोनॉमी को दिया। अकॉर्डिंगली अवर शेयर इन इंटरनेशनल ट्रेड इज एक्सपेक्टेड इंक्रीजिंग इन फ्यूचर। इससे क्या होगा, इंटरनेशनल ट्रेड में इंडिया का जो शेयर है वो बढ़ेगा। सेकेंड, अंडर मल्टी फाइबर एग्रीमेंट MFA our textile and ready-made garment trade was subject to quota restriction। या क्वेटा रिस्ट्रिक्शन था। एज पर प्रोविजन ऑफ द WTO ऑल दीज रिस्ट्रिक्शन हैव बीन रिमूव्ड। अब ये सारे रिस्ट्रिक्शन हटा लिए गए। इट हैज हेल्प्ड इंडिया टू इंक्रीज इट्स एक्सपोर्ट ऑफ गारमेंट एंड टेक्सटाइल, पर्टिकुलरली आवर टेक्सटाइल एक्सपोर्ट्स to America and European countries have shown a substantial rise। अब ये जब रिस्ट्रिक्शन हटे तो हमारा जो टेक्सटाइल का एक्सपोर्ट था अमेरिका और यूरोपियन कंट्रीज में काफ़ी बढ़ गया है। इट हैज़ प्रमोटेड टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज एंड गारमेंट एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ को इन्होंने एनहांस किया। थर्ड पॉइंट आता है ड्यू टू द एग्रीड रिडक्शन इन द ट्रेड बैरियर, सॉरी स्क्रीन में थोड़ा सा गड़बड़ हुआ। रिडक्शन इन द ट्रेड बैरियर एंड रिडक्शन इन द सब्सिडीज टू द डोमेस्टिक प्रोड्यूसर ऑफ एग्रीकल्चर गुड्स इन द डेवलपमेंट कंट्रीज, प्राइस ऑफ दीज गुड्स एंड एक्सपेक्टेड टू राइज इन द इंटरनेशनल मार्केट। अब ये जब सब्सिडी वगैरह जो भी प्रोसेस किया गया, इससे क्या था, इंटरनेशनल मार्केट में इन चीज़ों की प्राइस बढ़ेगी। अकॉर्डिंगली इंडियाज एक्सपोर्ट ऑफ एग्रीकल्चर प्रोडक्ट आर एक्सपेक्टेड टू राइज। तो इंडियन जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट था इसका एक्सपोर्ट बढ़ना था, क्योंकि कहीं ना कहीं इंटरनेशनल मार्केट में कहीं सब्सिडी दी गई, कुछ दी गई, छूट दी गई है, तो किसानों को ज़्यादा पैसा मिल पाएगा एग्रीकल्चर के एक्सपोर्ट पे। विद ग्रेटर स्टेबिलिटी इन द इंटरनेशनल ट्रेडिंग सिस्टम थ्रू WTO, India is expecting a market
मार्क्ड डिक्लाइन इन द डंपिंग एज स्ट्रेटेजी अडेप्टेड। तो मतलब कुल मिला के इंडिया को यहाँ कहीं ना कहीं सॉरी अपना फायदा मिलने वाला था इस एक्सपोर्ट से। डब्ल्यूटीओ की जो भी गाइडलाइंस थी, तो यहाँ अदर जो चीज़ें डब्ल्यूटीओ के बारे में बताई गई हैं, इट इज़ नॉट बिलोंग टू योर सिलेबस। तो यहाँ इसको आप पढ़ लें। तो मेन पॉइंट था मैंने यहाँ हाईलाइट कर दिए रिगार्डिंग। Welcome back students, again in my YouTube channel. We are studying chapter 6 in Indian economic development. It is related to economic reform which was taken in 1991. In this part, अटक गई जुबान।